जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 20 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच गाइज आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पेड बैचेस को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। इवन अगर आप राजस्थान, हरियाणा या छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। और ये है गाइस हमारे आज के टॉपिक्स, जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग के कमेंट जो है वो देख लेता हूं कि आपने क्या कमेंट जो है वो लिखे हैं। बहुत बढ़िया, प्रीति मिश्रा, आयुष गुप्ता, फैंटास्टिक, पायल भारती, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शगुन, आयुषी सिंह। हाँ ईशा, का टॉपिक 2 काफी टाइम बाद जो है वो रिपीट हुआ है, मतलब 2-3 महीने में जो टॉपिक रिपीट होते रहते हैं यार। श्रेया तिवारी, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से गाइस रेगुलर रहो, अपने आंसर्स लिखते रहो। आपको जो भी चीज मुझे प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछनी है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और चलिए अब हम बिना समय वेस्ट किए हमारे सेशन को जो है वो करेंगे स्टार्ट। आपको रूल्स पता है कि आपको अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठना है, टॉपिक को ध्यान से सुनना है, और टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जहां पर मैं कहूंगा ये चीज लिख लो तो वो चीज नोट डाउन कर लेना अपने पास अपनी नोटबुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर। जय श्री महाकाल, शुरू करते हैं। तो देखो, हमारे जो सबसे पहला टॉपिक है ये बेसिकली हिस्ट्री का टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, इवन मेंस में भी। तो 24 फरवरी 1739, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। जैसे ही इस डेट को आप आपके सामने ये डेट आती है, आपके दिमाग में तुरंत नादिर शाह आ जाना चाहिए। कम ऑन, किस किस के दिमाग में जिसने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है? 1739 डेट जैसी या ईयर जैसी आपके सामने आया तो आपको क्लियर हुआ कि ये नादिर शाह की बात हो रही है। अगर यहां पर ये चीज आपको क्लियर हुई तो दैट मीन्स कि आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप इंपॉर्टेंट डेट्स को रिकॉल कर पा रहे हो। तो ये डेट गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और देखो, हर चीज हिस्ट्री में आपको याद नहीं रखनी, हर एक डेट्स आपको याद नहीं रखनी। इवेंट जरूरी है थोड़ा बहुत याद रखना, बट जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे 1739, इस समय नादिर शाह आया था और इसने दिल्ली पर लूट मचाई थी। तो ये जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई का नाम भी आपको पता होना चाहिए, बैटल ऑफ करनाल। करनाल का युद्ध हुआ था। इसमें पर्शियन रूलर नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था। रंगीला तो भग गया था यार, डरपोक हुआ करता था रंगीला। रंगीला की हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बड़ा कॉमेडी राजा हुआ करता था, नंगा घूमता था अपनी कोर्ट में। तो मोहम्मद शाह रंगीला को जो है वो इसने बैटल ऑफ करनाल में जो है वो हराया था। हराया क्या था, ये रंगीला खुद ही भग गया था, दौड़ लगा दी थी इसने। ये डर गया था, इसको इसके लोगों ने बोला कि अरे नादिर शाह आ रहा, बहुत मारेगा पकड़ के। तो उसने बोला मुझे पिटना नहीं, मैं जा रहा हूँ। और वो बिल्कुल गांजा अफीम और इन सब शौक में था ये। और जिसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो वो कभी भी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में नहीं बन पाएगा। यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस गाइज। हम बोलते हैं ना कई बार, अरे मन नहीं लग रहा यार पढ़ने में, यार अरे मन नहीं लग रहा यार ये पढ़ाई करने में, बट हाँ दूसरी चीज करने में मन जरूर लग रहा है। बाहर घूमने में मन लग रहा है, मूवी देखने में मन लग रहा है, फलाना दूसरी चीज करने में मन लग रहा है, बट सिर्फ पढ़ने में मन नहीं लग रहा। दैट मीन्स कि आपकी इंद्री पर आपका कंट्रोल नहीं, आपके सेंसेस पर आपका कंट्रोल नहीं। आपको सबसे पहले तो अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना है, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना है, तब जाकर आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। बिकॉज ये एग्जाम परजीवरेंस का है, पेशेंस का है, राइट। तो लगातार आपको रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो उसके लिए अपने मन पर कंट्रोल करना जरूरी। मोहम्मद शाह रंगीला को अपने मन पर कंट्रोल था ही नहीं, दिन रात अफीम के नशे में धुत रहता था, मौज मस्ती चाहिए होती थी, डांस देखना इसको पसंद था, खुद डांस भी करता था, जो मन चाहे वो करता। राजा है ना, एक रूल बना दिया था कि जो भी मुझसे मिलने आए बिना वस्त्र के मिलने आए तभी मैं मिलूंगा, और वो खुद भी बिना वस्त्र के रहता था। ऐसी तो इसकी नई नई हरकतें थी। इसकी मौत भी बड़ी कॉमेडी तरीके से हुई है, रो रो कर मर गया था ये। अपने आप को इसने रूम में लॉक कर दिया, नशे में था ही, नशे में इंसान कुछ भी कर लेता है। तो अपने दोस्तों की इसको बहुत याद आ रही थी जो अफगानिस्तान के वॉर में मर गए थे, तो लॉक कर लिया इसने अपने आप को, रो रो के मर गया साला। तो हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ करनाल की, 1739 की लड़ाई, बैटल ऑफ करनाल की। लिख लेना, और ये वैसे लिखना नहीं है अभी आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में। उसका रीजन ये है कि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ऑलरेडी इसके नोट्स लिख चुके होंगे, तो डबल डबल नोट्स आपको लिखने नहीं है। तो इस युद्ध ने मुगल शासक की कमजोरियों को दिखा दिया, जो इसके पतन की तरफ जो है वो इसको ले गई। हालांकि मुगल शासक का
डिक्लाइन तो औरंगजेब की डेथ के बाद से शुरू हो ही गया था 1707 से। तो पर्शियन आक्रमण ने मुगल अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, दिल्ली की लूट और सेंट्रल अथॉरिटी में कमी का कारण जो है वो बना। तो ऑब्वियसली बात है, दिल्ली लुट गई, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो कमजोर हो गई। तो ये कुछ चीजें हम लोग को देखने को लिया। आओ थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं मैं आप लोग को, वैसे आपको पता ही होगा। तो मुगल एम्पायर का पतन पहले ही स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से हो रहा था। ये तो सिर्फ कमजोर शासकों की वजह से नहीं, बल्कि ऑलरेडी उनका स्ट्रक्चर, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर कर दिया था। किसानों पर अत्यधिक टैक्स लगाने लगाने से हमें देखने को मिल रहा था कि लगातार जो है वो रिवोल्ट हो रहे थे। जनता जो है वो परेशान है। अगर प्रजा आपकी परेशान रहेगी, प्रजा आपके खिलाफ रहेगी, तो कभी भी आप सक्सेसफुल बन नहीं पाओगे। फिर इसके अलावा मुगल नोबिलिटी, तो मुगल्स के बीच में ही आपस में टकरार होती थी। मुगल्स ऑलरेडी डिवाइडेड थे, चार भागों में मुगल के नोबल्स डिवाइडेड थे, पता है आपको। एक तो मेन जो मुगल्स थे, जो ओरिजिनल ब्लड लाइन थी। दूसरे हम लोग को हिंदुस्तानी मुस्लिम्स देखने को जो है वो मिल रहे थे, राइट। तौरानीस थे, अफगानीस थे। ऐसा मेजर डिवीजन तो चार थे ही मुगल कोर्ट में। तो ये आपस में लड़ते रहते थे कि हमारा राजा बने, हमारा राजा इलेक्ट हो। तो इनके डिवीजन ऑलरेडी थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कहां से फिर ये, जब यूनिटी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो कहां से ये सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो इनकी स्ट्रक्चरल वीकनेस पहले ही थी, राजा का कमजोर होना। ऑब्वियस सी बात है कि वो तो एम्पायर को डुबाएगा ही डुबाएगा, बट साथ ही साथ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का कमजोर होना भी इस बात का संकेत है कि आप वीक हो। फिर औरंगजेब ने धार्मिक नीतियों ने, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, उसने नॉन मुस्लिम को अलग कर दिया, जो और भी इंस्टेबिलिटी का कारण बन गया। क्योंकि आपने यूनाइटेड नहीं रखा पूरे एम्पायर को। जब आप पूरे एम्पायर को यूनाइटेड नहीं रखोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो नादिर शाह के बारे में बात करें, तो नादिर शाह, ये चीज थोड़ी सी अंडरलाइन कर लेना। नादिर शाह, जिसे नेपोलियन ऑफ पर्शिया कहा जाता है, इसने सफविद डायनेस्टी को गिराकर ईरान में अपनी शक्ति को मजबूत किया था। उसकी मिलिट्री कैंपेन्स ने उसकी टैक्टिकल ब्रिलियंस को दिखाया, जो उन्हें मुगल टेरिटरी की तरफ आगे बढ़ने में जिसने मदद करी। तो उसकी मिलिट्री काफी अच्छी थी, काफी स्किल्ड फोर्स थी इसके पास, डिसिप्लिन फोर्स थी इसके पास। और 1738 में कांधार पर इसने विजय प्राप्त करी। उसके बाद उसने खाइबर पास के जरिए मुगल क्षेत्रों की तरफ जो है वो आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर बैटल ऑफ करनाल होता है। देखना, आप ध्यान सुनना। मुगल सेना के पास 3 लाख सैनिक थे, 2,000 हाथी थे, 3,000 तोपें थी। सोचो, इतने ज्यादा रिसोर्सेस, उसके बाद साले हार गए। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव स्किल्स। जैसे होता है ना कि आपके पास खजाना कितना ही पड़ा हो, अगर आपके अंदर उस खजाने को डबल करने की शक्ति नहीं है, तो एक दिन वो खजाना खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं हम लोग, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। जो पूरे अपने बाप की पूरी कमाई को जो है वो खत्म कर देते हैं लोग। होता है, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग, आपके आसपास ही होंगे, आपके दोस्त यार कुछ, राइट। तो वो कहानी वो है कि अगर आपके पास जो रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं, और अगर आपने उसको डबल नहीं किया, तो यू आर द बिगेस्ट फेलियर इन योर लाइफ। अगर आपके माँ बाप ने आपको यहां तक पहुंचा दिया कि आप पढ़ सको, और उसके बाद आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो दैट इज योर फेलियर। ये आपकी गलती है, ये किसी और की गलती नहीं है। लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि अरे हम तो बहुत गरीब हैं। अबे तो पढ़ने का मौका मिल रहा है, यूट्यूब एक्सेस कर पा रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो, खुद से रिसोर्सेज इंटरनेट की मदद से डाउनलोड कर पा रहे हो। यहां तक तो घर वालों ने पहुंचा दिया ना, फिर भी घर वालों को क्यों कोसते हो? मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, हमारे माँ बाप बहुत गरीब है। अरे तो तुम तो इतने बड़े हो गए ना यार, 12वीं पास कर लिए, तुमने ट्यूशन पढ़ाओ ना। खुद से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आगे चल के डिस्ट्रिक्ट कैसे मैनेज करोगे यार। नेवर कंप्लेन। एंड इवन कभी भी लाइफ में दोष अपने माँ बाप को मत दो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यहां तक लेके आए, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने माँ बाप को क्या दिखाओगे कि तुमने क्या कर दिया। उन्होंने तुम्हें वहां तक ले गया, तुम्हें डबल करना है। दिस इज द बेसिकली फिनोमिना, जो लोग सोच समझते नहीं, और इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं। जो समझ जाता है वो आगे बढ़ जाता है।
कि नहीं यार, इतना उनने कर दिया जितनी उनकी कैपेबिलिटी थी, अब मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो कुछ, तो सबसे पहली चीज अपने सरकमस्टेंसेस को कोसना बंद करो कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरे परिवार में तो अगर कोई ब्यूरोक्रेट होता तो आज मैं कहीं और होता या कहीं और होती। ना, दिस इज जस्ट कि आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो अपने फेलियर का। और ये आपकी गलती नहीं है, हमारा ब्रेन ही ऐसा है जो हमें दूसरों के ऊपर दोष डालना सिखाता है। जिस दिन अपने खुद के ऊपर दोष लेना शुरू कर दोगे ना, उस दिन मेहनत करना सीखोगे, और जब मेहनत करना सीखोगे तो सक्सेस आपके कदम पे होगी। समझ रहे हो? तो ये मुगल सेना के पास 3 लाख सोल्जर्स यार, 2,000 वॉर एलिफेंट्स। समझ रहे हो उसकी आर्मी? देख रहे हो क्या लिखी हुई है? नादिर शाह की सेना जो सिर्फ 55,000 की थी, कहा 3 लाख की सेना, कहा 55,000 लोग। सुनने में तो लगेगा एक तरफा जीत है मुगल्स की, बट नहीं, दीज पीपल वर वेरी स्ट्रांग। इनसे बड़ा जो बादशाह था वो तो रॉबर्ट क्लाइव था, ड्यूप्ले था। ये लोग थे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आगे चल के आप पढ़ोगे, फ्रांस और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। बट नादिर शाह ने अपनी आर्मी को डिसिप्लिन बना के रखा था, उसको सिखा के रखा था मॉडर्न टैक्टिक्स। और पर्शियन आर्मी ने माउंटेड मस्कीटर्स के साथ स्वीवल गन्स का इस्तेमाल किया, जो मुगल कैवलरी के आउटडेटेड टैक्टिक्स से काफी बेहतर था। हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखो। हिस्ट्री आपको सिखाती है कि आज आप क्यों पढ़ रहे हो भाई। हिस्ट्री क्यों बोला जा रहा है सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री पढ़ने के लिए? बिकॉज यहां पर लोग गलती करते हैं, हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स और इवेंट्स देखते हैं। बेटा, हिस्ट्री तुम्हें सिखा रही है कि आज तुम्हें कैसे जीना है। हिस्ट्री इज द बेस्ट सब्जेक्ट जो जीवन जीना सिखाता है। आज की रेट में तुमने अपने आप को मॉडर्न नहीं किया ना, तो सबसे पीछे हो जाओगे। मैं देखता हूं स्टूडेंट्स को यार, उनको एग्जाम फॉर्म भरना नहीं आ रहा। यार, तुम आने वाले समय के एसडीएम हो, डीएसपी हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, एग्जाम फॉर्म खुद का नहीं भर पा रहे, तो डिस्ट्रिक्ट कैसे मैनेज करोगे यार? सीखो चीजों को। इंग्लिश बोलना नहीं आ रही साहब हमें, अरे तो सीखो ना भाई। साहब हिंदी लिखना नहीं आ रही, अरे तो सीखो यार। कंप्लेन क्यों कर रहे हो? ये जरूरी है आज की डेट में। अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आ रही तो ये गलती किसी की नहीं है, तुम्हारी खुद की है। और आज की डेट में अगर बोलना नहीं आ रही हो, तुम सोच रहे हो कि तुम बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल भाई। सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक एसडीएम से उम्मीद की जाती है कि उसके पास कोई फॉरेनर आएगा तो वो उससे कॉन्वर्सेशन कर सके। नहीं यार, हम तो हिंदी मीडियम के, तो क्या हुआ? इंग्लिश नहीं सीख सकते क्या? बचपन से पैदा होते सही थी क्या हिंदी बोलना सीख ली थी क्या? सीखे थे ना हिंदी बोलना भी, मैथ्स करना सीखे थे ना, तो सीखो। क्या दिक्कत है? बट नहीं, सीखना ही नहीं है साहब, हमने तो एक्सक्यूज बना लिया, हमें आता ही नहीं है। ये ऐसे एग्जाम नहीं निकलता बॉस। तो यू हैव टू लर्न। जब अपनी खुद की शक्तियों को, आज की डेट में आपकी सेना है, आपकी स्किल, आपके सोल्जर है, आपकी स्किल, इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग योर स्किल। कौन सी स्किल? पर्सनालिटी डेवलप करने की स्किल, नॉलेज गेन करने की स्किल। करो ना गेन। मैं तो बोलता हूं आप मेरे पास आओ बिल्कुल जीरो बन के, कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, तुम मुझे सिखा दो। मैं बता रहा हूं, मैं जीरो से लेकर आपको जो है वो सिखा दूंगा कि पर्सनालिटी कैसे बनानी है सिविल सर्विसेज की, और कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है। बट यू हैव टू फॉलो, कि जो चीज मैं बोल रहा हूं वैसे फॉलो करो। और मैं आपको करंट इस क्लासेस में बताता हूँ कि व्हाट यू हैव टू फॉलो। लोग कई बार बोलते हैं कि सर हमें बस फैक्ट्स बता दो, बस फिर आगे बढ़ो। बेटा, फैक्ट्स तो ये पढ़ ही लोगे आप, है पीडीएफ, पूरी चीज अवेलेबल है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि आपको मैं उस तरीके से ट्रेन करूं जिससे कि आपका एग्जाम निकले। मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया ये एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते करवाते। हर साल मेरे स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी पोजीशंस पर बैठे रहते हैं। और आप भी होगे जो आप सुन रहे हो, जो सीरियस लोग हैं स्पेशली, क्योंकि मैंने बोला कि ये एग्जाम सभी लोगों के लिए नहीं है। ये एग्जाम कुछ ही लोगों के लिए, इसलिए सिलेक्शन भी बहुत कम लोगों का होता है जो सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिस एग्जाम की डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं, तो ही उन लोग का सिलेक्शन होगा, बाकी सभी लोग का नहीं होता। काफी सारे लोगों का माइंडसेट कॉमन मैन वाला होता है, मैं तो बोलता हूँ रहने दो उन कॉमन माइंडसेट को वैसे ही। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट को चाहिए होती है, परिश्रम करना, स्ट्रगल करना, जो हर किसी के बस की बात नहीं है बॉस।
हर कोई नहीं कर सकता, बट हाँ जिसने करने का सोचा वो जरूर कर सकता है। जिसने फैसला लिया, सोचा है कि हाँ भाई मुझे स्ट्रगल करना है, तो वो कर सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को ये चीज समझाओ कि मैं किसी चीज के लिए अब एक्सक्यूज नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। सर लिखना नहीं आ रहा मुझे, मेंस के आंसर कैसे लिखे? ट्राई तो करो बेटा। 50 वर्ड्स लिखना, 25 वर्ड लिखना, 10 वर्ड लिखना तो शुरू करो। बैठो तो पेपर लेकर लिखने के लिए, तुम शुरू ही नहीं कर रहे हो। और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पूरा 250 वर्ड का आंसर जो है वो बनना शुरू हो जाए पहले दिन से, तो इट इज नॉट पॉसिबल। जब साइकिल चलाना सीखे थे ना, तो पीछे से किसी ने पकड़ा था, साइड में दो छोटे छोटे टायर लगाए हुए थे बैलेंस करने के लिए। फिर एक टाइम आया होगा लाइफ में कि आप हाथ छोड़कर साइकिल चला रहे होगे। यस। पहले गोल रोटियां बनती नहीं थी, आड़ी तिरछी रोटी बनती थी। पहले एकदम रोटी को जो है वो गैस में डालने से पहले जो है वो हाथ जलता था, कि डर लगता था कि हाथ जल जाएगा। अब क्या हो गया, अब तुम लोग प्रो हो गए हो। फट से ऐसा बेला फटाक से 2 मिनट के अंदर रोटी गोल तैयार, 2 मिनट से भी कम है, कुछ सेकंड्स में रोटी गोल तैयार। बोलो हाँ या ना? तो आपने ये सीखा ना बेटा, जब सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे बॉस। सीखना है। मुगल 3 लाख सोल्जर्स, कहा ये साला नादिर शाह 55,000 की सेना लेकर आया, बट इसकी सेना फुल टू ट्रेंड। उड़ा दिया इसने, दौड़ा दौड़ा के मारा सबको। और बैटल का आउटकम क्या हुआ? बैटल का आउटकम ये हुआ, ये बैटल 3 घंटे से भी कम समय तक चला। सोचो आप, 55,000 लोग 3 घंटे में 3 लाख लोगों को धूल चटा दी। मुगल सेना पूरी तरह से खत्म। मुगल कमांडर सादत खान और खान दौरान मारे गए। मोहम्मद शाह को पकड़ लिया गया, भग गया था, ये दौड़ लगा रहा था, बोला था मुझे नहीं रहना। इवन नादिर शाह ने तो अपने सिक्के चलाए थे दिल्ली में। पर्शियन ने दिल्ली की तरफ बिना किसी रुकावट के मार्च किया। मार्च में था ना, लेफ्ट राइट पहुंच गए ये लोग करते हुए, क्योंकि मुगल राजधानी डिफेंसलेस थी। उन क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीले दौड़ लगा दी थी इसने, बोला भाई मुझे नहीं रहना, तुम लोग देख लो, मुझे नहीं पिटना इससे। क्योंकि इसके आने से पहले ही इसका डर मोहम्मद शाह रंगीला के कानों तक पहुंच गया था। अगर तुम लोग सोचोगे ना यूपीएससी एग्जाम, पीएससी एग्जाम, अरे बाप रे अपने तो बस की बात नहीं, अगर सोच लिया ना दिमाग में, तो दैट मीन्स कि ये डर आ चुका है, नादिर शाह का डर तुम्हारे कान में बैठ चुका है। बट अगर ये सोचोगे कि हाउ ठीक है आन दो, देख लेंगे, अपन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो व्हेन यू बिकम फियरलेस देन यू विन द वॉर। अपने आप को जब फियरलेस बना लोगे तो हर जंग जीत जाओगे। दिस इज द गेम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इन लाइफ ऑल्सो। तो अब दिल्ली लुट गई। तो नादिर शाह की सेना सेना ने दिल्ली में प्रवेश करते ही रॉयल ट्रेजरी को लूट लिया। जैसे ही अंदर घुसे, इन्होंने बोला आय हाय क्या सोना है बाबा, इतना तो जिंदगी में आज तक नहीं देखा, भरो उसको बैगों में। इन्होंने भरना शुरू किया। पीकॉक, थ्रोन, कोहिनूर, डायमंड, ये सब लेगा ये लोग। इस दौरान भयानक नरसंहार भी हुआ। अरे ये क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। 30,000 नागरिक मारे गए थे। ये बेसिकली एक टीला बनाता था कटे हुए सरों का, कि जहां से नादिर शाह निकलेगा वहां पर कटे हुए सरों का टीला बनेगा। यही सब चीजों को तो देखकर डर गया था ये रंगीला। इसने बोला अरे बाप रे इतना खतरनाक है ये? बोलते हाँ भाई बहुत खतरनाक है ये, सर काट के लटका देता है। अरे बाप रे, तो डर के मारे भाग गया भाई। डरना ही क्यों? प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सिर्फ 3 ही तो चरण है, एक एक करके तीनों को निकालो, क्या दिक्कत है? डरना नहीं है। हजारों महिलाओं को गुलाम बना दिया था इसने, और पूरे मोहल्ले को जला दिया था। तो बहुत इसने क्रूरता मचाई थी इसने नादिर शाह ने। फिर मुगल खजाना खाली हो गया। एम्पायर की आर्थिक रूप से एम्पायर ऑलरेडी कमजोर था ही, तो वो अब सबके सामने दिख भी गया कि हाँ ये भी कमजोर हो गया है। जहां राजा हुआ करते थे मुगल, रोल्स रॉयस से घूमते थे, रेंज रोवर से घूमते थे, वो अब आई-10 से घूम रहा है, सेंट्रो से घूम रहा है, ऑल्टो से घूम रहा है। तो कहाँ रोल्स रॉयस, कहाँ ऑल्टो, सेंट्रो पे आ गए। तब जनता ने देखा कि अरे हाँ ये तो, इनकी तो बच गई बैंड। और जब समाज को पता लग जाता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस खराब है, तो समाज तुम्हें ना इज्जत देगा, ना समाज तुम्हें
कमाने का मौका देगा। वो उसको अब मौका मिल जाएगा कि तुम्हें अब हटा ही दो, अब छीन लो इससे ऑल्टो भी, अब इसको कहीं का ना छोड़ो। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। जहां तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन, पावरफुल पोजीशन गिरती है ना, वहां सभी लोग चले जाते हैं, अपने क्या पराए क्या। तो मुगल एम्पायर को अपने क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठास और सिख जैसे रीजनल पावर्स जो थी, उनका राइज हुआ। क्योंकि जब तुम गिरोगे, तब उस समय अपॉर्चुनिटी दूसरों को मिलेगी और दूसरे तुम्हें खा जाएंगे। सेंट्रल अथॉरिटी में कमी आई, जिससे रीजनल पावर्स राइज हुई और मुगल एम्पायर का कंट्रोल जो था पूरे एरिया से कमजोर हो गया। फिर नादिर शाह का कमांडर था अहमद शाह अब्दाली। इसने नादिर शाह की हत्या के बाद अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित किया। फिर अब्दाली आता है। अब्दाली पहले भी आया हुआ था, मतलब विजिट करने के लिए सिंपली। बट उसने जब देखा कि इंडिया के पास इतना पैसा है, तो वो वापस पहुंच गया 1748 1767। लगभग कहा जाता है कि करीब 11-12 बार ये आया था। अहमद शाह अब्दाली बहुत लूट मचाई थी इसने, बहुत बार भारत के अंदर आया। और इसकी महत्वपूर्ण जीत जो थी वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, जहां उसने मराठास को हरा दिया, जिससे मुगल प्रभाव और भी मजबूत हुआ। फिर आने वाले मुगल सम्राट और उनकी चुनौतियां क्या क्या थी, तो वो सब आपको याद ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ ही लोगे। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक का इसका टाइम पीरियड था। निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद ब्रदर्स को खत्म किया था इसने, क्योंकि उस समय निजाम बहुत पावरफुल था। बट बाद में निजाम को इसने भगा दिया था। क्यों? क्योंकि इसके कान भरना शुरू कर दिए थे नोबल्स ने कि अरे निजाम तुम्हें मरवा देगा बेटा। क्योंकि सैयद ब्रदर्स जो थे, उन्होंने हत्या कर दी थी ना फारूक शियार की, उसको गद्दी में बैठाकर। आपने शायद थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। तो इसके कान भरना नोबल्स ने शुरू किया कि तुम निजाम को इतनी पावर दे रहे हो। और निजाम बट लॉयल था। बट वही चीज है ना कि लॉयल्टी किसी को नहीं पसंद। तुम जिसके लिए जितना करोगे, जिसके लिए जितना लॉयल होगे, एक ना एक दिन आएगा कि वही व्यक्ति जो है वो तुम्हें कहीं का नहीं पूछेगा। वो ये जिंदगी का सत्य है। इसलिए कभी भी लाइफ में आप लॉयल हो, दैट इज गुड, बट किसी को शो मत करो। तुमने अगर किसी को शो कर दिया ना तुम किसी से कितना प्यार करते हो, तो वो तुम्हें इज्जत देना बंद कर देगा। ये लाइफ का फैक्ट है। कभी किसी को शो मत करो कि कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। कुछ नहीं, जहां कर दी वहां योर गेम इज ओवर। वहां फिर तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी बेटा। इसलिए ब्यूरोक्रेसी का एक रूल होता है कि 6 दिन प्यार करो, एक दिन दम के मारो। मारो मतलब गुस्सा दिखाओ, जैसे कि सामने वाले को पता लगे कि तुम मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते। जब चाहूंगा मैं तब तुम्हें छोड़ दूंगा। तब जब सामने वाले को डर रहेगा ना तुम्हारे पास रहने का, तब वो तुम्हारे पास रहेगा, वरना वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। दिस इज द रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और ये रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होती है पूरी चीजें। आलमगीर सेकंड 1757 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। जबकि प्लासी की लड़ाई 1757 उनके शासन में हुई, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ गया। बैटल ऑफ प्लासी 1757। फिर शाह आलम सेकंड देखने को मिलता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। बक्सर का युद्ध 1764, जहां ब्रिटिश फोर्सेस ने मुगल, अवध, बंगाल के ऊपर जो है वो अपना कब्जा जो है वो जमा लिया था। बस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक था गाइस। होपफुली टॉपिक आपको समझ में आया होगा। माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर मैंने ज्यादा थोड़ी बातचीत करी, क्योंकि मैं हिस्ट्री को जब पढ़ाता हूं तो उसको रियल लाइफ के साथ जो है वो कनेक्ट करता हूँ। दैट इज, यही एक मेरा थोड़ा सा वो है। हिस्ट्री पढ़ाते समय मैं ऐसे ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी कवर अप कराता हूँ, जिससे कि आपको रियल लाइफ के बारे में पता लगे और आप चीजों को याद रख सको। नहीं तो लोग चीजों को भूल जाते हैं। हिस्ट्री भूलते इसलिए बिकॉज आप सिर्फ पढ़ रहे हो। आपको पढ़ना नहीं है, आपको रियल लाइफ में उसको कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट करोगे, यू विल नेवर गोइंग टू फॉरगेट हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट यार। अब देखो, यहां पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। अब ये जो कार्ड है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अपार आईडी है। लिख लो भैया, इसका फुल फॉर्म लिखो। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री।
ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यह अपार। और स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, DSEL, लिख लो, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। इन्होंने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल के लिए 12 डिजिट का ये अपार आईडी जारी करने की शुरुआत कर दी है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट स्कूल्स में हैं, उनको अब 12 डिजिट की ये अपार आईडी जो है वो दी जाएगी, जिसको DSEL ने जो है वो शुरू कर दिया है इशू करना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अपार आईडी कौन इशू कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग विभाग के द्वारा ये जारी की जा रही है। ये लिख लेना भैया, 12 डिजिट की आईडी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 90%, 95% से ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपार आईडी को आधार से जोड़ा गया है और ये डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है गाइस। अब आपको मेरे ख्याल से अभी आपने इतना पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टॉपिक को पहले आप कवर अप कर चुके हैं, 2020 की जो पॉलिसी है ना, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी हम जानते हैं, तो अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको तुरंत अभी दिमाग में आ जाना चाहिए कि अरे हाँ, ये तो इसका पार्ट था, इसमें कहा गया था कि बच्चों की एक यूनिक आईडी जो है बनाई जाएगी एजुकेशन के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए। यस, तो लिख लो, डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया और आधार के साथ भी जोड़ा गया है। ये आधार के साथ लिंक्ड है और डिजी लॉकर और ABC के साथ भी इसको लिंक किया गया है। लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम में आएंगे आएंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि अपार नामांकन नामांकन स्वच्छ है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूल्स को 100% रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिससे चिंता उत्पन्न हो रही है। मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्लियरली ये चीज कहा है कि ये वॉलेंट्री है, राइट, ये स्वैच्छिक हम लोग को रहे वो देखने को मिल रही है कि स्वैच्छिक है, वॉलेंट्री है, कि जिसको लेना है वो ले, जिसको नहीं लेना है कोई बात नहीं। बट CBSE ने सभी स्कूल्स को कहा है कि भाई जो भी CBSE वाले स्कूल है, आपको 100% ये वो करना है, एनरोल करना है। लिख लो भैया, ये फैक्ट भी लिख लो। और जिसको लेकर काफी सारी चिंताएं जो है व्यक्त हो रही है कि CBSE के ऊपर क्यों इतना मैंडेटरी वाला क्लॉज जो है वो डाला जा रहा है, जब मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी इसको ऑप्शनल रखा है। तो याद रखना, आधार आईडी अभी स्कूल्स के लिए अभी के लिए ऑप्शनल्स बनाई गई हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको लिखना है। अब आओ इसका बैकग्राउंड और पर्पस के बारे में जो है वो थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको शुरू किया गया। ये आपको फैक्ट पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक राष्ट्र और एक, हम लोग को वो देखने को मिलता है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, इस पर्टिकुलर प्रणाली के तहत इसको रखा गया है। तो ये चाहो तो ये वाला फैक्ट भी लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य है एकेडमिक रिकॉर्ड्स को, मतलब स्ट्रीमलाइन करना, कि एक ही जगह पर सभी के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो, एजुकेशन सेक्टर के बीच स्मूथ ट्रांजिशन की सुविधा देना, वेरिफिकेशन का एक सिंगल सोर्स उपलब्ध कराना, स्कूल द्वारा छात्र संबंधी डेटा इकट्ठा किया जाता है, जिससे यह डेटा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक्सेसिबल होता है। मतलब कि इन्होंने एक सेंट्रलाइज डेटा तैयार करने पर फोकस किया है कि इस आईडी के थ्रू आप जहां पर भी जाओगे, आप जो है वो अपने एजुकेशन का पूरा जितना भी आपका कच्चा छट्टा है वो पूरा का पूरा यहां पर इस आईडी के थ्रू जो है वो मिल जाएगा। जैसे आज की डेट में वो भी हो रहा है। हम लोग जो है वो अपना हेल्थ कार्ड जो है वो बन रहे हैं, तैयार हो रहा है, एक यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ऐसे ही ये बहुत बढ़िया चीजें हैं जो पूरे डेटा को हेल्प करेंगी। बट यस, चिंता तो आती है, डेटा प्रिवेसी को लेकर सबसे बड़ी चिंता है इसमें। तो अब चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको सिर्फ ध्यान से सुनना है आपको। आप अब ये लिखने वाली चीज अब हो गई है खत्म। अब ध्यान से सुनो। अपार आईडी को आधार से जोड़ना छात्र की पहचान का प्रमाणीकरण में मदद करता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा। शिक्षक रिकॉर्ड्स डिजी लॉकर और ABC प्लेटफॉर्म के माध्यम से
जितना भी डेटा है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे शिक्षक अ, प्रमाण पत्र की उपलब्धता में सुधार होता है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है ना कि काफी सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, ऑथेंटिकेशन होते हैं, राइट? तो उसमें जो है वो काफी सुधार ये हम लोग को देखने को मिलेगा। दैट्स इट। अब चिंता यही है कि इसके अंदर हम लोग को एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये वॉलंटरी है, बट सीबीएसई ने इसको जो है वो मैंडेटरी किया हुआ है। कुछ स्टेट जो है वो उपयोग कर रही हैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, जैसे कि वेरीफाई करने के लिए स्कूल के एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स को, जो स्कूल के ऊपर प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहा है और पेरेंट्स को इस पर कंप्लाई करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, के एस पुट्टा स्वामी का जजमेंट। मैंने आपको बोला भी है पुट्टा स्वामी का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में किससे रिलेटेड है। प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी वाला है ना ये पुट्टा स्वामी का जजमेंट, हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो देखो गाइस, मैं आपको हमेशा जो है वो बोलता हूं कि आपको जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से ये सब जजमेंट्स वगैरह ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपने ध्यान में जो है वो ये सब जजमेंट्स वगैरह जो है वो नहीं रखे ना, तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट ही जजमेंट होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे पुट्टा स्वामी जैसी आएगा आपको तुरंत राइट टू प्रिवेसी दिमाग में रखना है। हालांकि इसमें जो है वो लिखा नहीं है राइट टू प्रिवेसी के बारे में, बट यू नो वेरी वेल पुट्टा स्वामी राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड है। यस। तो यही चीज, तो देखो इसमें ये कहा गया था कि आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं है बेसिक एजुकेशन एक्सेस करने के लिए, राइट? तो ऑब्वियस ही बात है कि ये एक चैलेंज, अब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुकी है मैंडेटरी नहीं, अब आप उसको आधार के साथ लिंक कर रहे हो, तो दैट इज क्रिएटिंग डिबेट्स, बहस जो है वो शुरू कर रहा है ये। कुछ पेरेंट जो है वो डिफिकल्टी उनको जो है वो आ रही है आधार को अपार के साथ लिंक करने में, स्पेलिंग्स की गलतियों के कारण, राइट? स्कूल रिकॉर्ड्स के बीच में हो जाता है ना स्पेलिंग की गलती। आधार के डेटाबेस पे कुछ और स्पेलिंग लिखी है, यहाँ पर स्कूल में कुछ और स्पेलिंग लिखी है, तो फिर वो लिंक नहीं कर रहा है। सिटीजन सर्विस सेंटर तो मैं खुद, मतलब हमारा खुद का एक बिजनेस का एक पार्ट है सिटीजन सर्विस सेंटर, तो मैं खुद उसको जो है वो ऑपरेट करता हूँ कई बार। तो यहाँ पर जितने भी सिटीजन आते हैं हमारे यहाँ पर, तो जो अपने आधार को पैन के साथ लिंक करते हैं और बहुत सारी हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें इट इज वेरी मतलब मैंडेटरी कि आपका आधार में जो रिकॉर्ड है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिसका भी आधार में रिकॉर्ड क्लियर नहीं है तो वो उसको अपडेट कराए भैया। क्योंकि अगर आधार, क्योंकि हर एक चीज जो है वो आपसे आधार, आपको आधार से वेरीफाई करेगा, जितने भी टूल्स हैं। फिर डेटा प्रिवेसी का, सिक्योरिटी का तो इशू है ही है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अभी तक लागू हुआ नहीं है, तो वो एक चिंता जो है वो व्यक्त कर रहा है। तो बस यही था इस टॉपिक के अंदर। बाकी और कुछ खास इस टॉपिक के अंदर जो है वो नहीं है। आपको अपार से रिलेटेड जो चीज मैंने लिखने के लिए कही है वो चीज आप ध्यान में रखिए। अब देखो, ये इंडिया और मॉरिशियस से रिलेटेड ये टॉपिक है, ये पहले भी जो है वो आ चुका है। मॉरिशियस की लोकेशन देखिएगा थोड़ा सा। इंडिया मॉरिशियस अपने रिलेशनशिप को जो है वो बढ़ा रहे हैं, बेहतर करने पर फोकस कर रहे हैं। अभी हमने डिस्कस भी तो किया था, अभी मॉरिशियस पर ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो है विजिट हुई थी, जिसमें उन्होंने जो है वो ये संगम का पानी जो है वो दिया था ना अभी, गिफ्ट में जो है वो दिया था मॉरिशियस को। और भी काफी सारी चीजें उन्होंने गिफ्ट में जो है वो दी, तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी गिफ्ट में दी गई थी। तो हमारे इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है महासागर इनिशिएटिव, सागर विजन को एक्सपेंड करने के लिए। लिख लो, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। और आज आपका टास्क है सागर इनिशिएटिव को जो है वो आपको पढ़ना है। इंडिया ने पहला रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट मॉरिशियस को दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट समझते हो? सॉफ्ट लोन बोलते हैं इसको। लाइन ऑफ क्रेडिट इज अ सॉफ्ट लोन, जो इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जनरल स्टडीज पर अपनी कमांड बहुत अच्छी बना के रखो, क्योंकि जीएस पर आपकी कमांड अच्छी होगी तब जाकर ये सब टर्म्स आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो हमने रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि हम सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराएंगे मॉरिशियस को रुपीज में। और एक सिंगल मल्टीपल एग्रीमेंट, सॉरी मल्टीपल एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं, जो कि ट्रेड सेटलमेंट से रिलेटेड है लोकल करेंसी में। तो कहीं ना कहीं हम लोग मॉरिशियस के साथ लोकल करेंसीज में अब डील करेंगे। स्पेस कोलैबोरेशन पर भी हमने एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए हैं। चागोस आर्ची पेलेगो के ऊपर मॉरिशियस की सॉवरेनिटी को बिल्कुल इंडिया ने कंफर्म किया है, क्योंकि ये एक विवादित मुद्दा है चागोस आर्ची पेलेगो का, ग्रुप ऑफ आइलैंड का। वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही कंट्रीज अपनी पार्टनरशिप को काफी अच्छी कर रही हैं। सिर्फ सुनो, इस टॉपिक को लिखने की जरूरत नहीं, इतना जो लिखने के लिए बोला है बस वो चीज लिख लेना। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये भी इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अमेंड किया जा रहा है कि जिससे कि आपस में जो व्यापारी हैं दोनों कंट्रीज के अंदर, जो ट्रेडर्स हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। एग्रीमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ मॉरिशियस के बीच में हम लोग को देखने को मिलेगा, जिससे कि जितने भी ट्रेड है वो लोकल करेंसीज में सेटल होंगे, जिससे कि थर्ड पार्टी करेंसी, स्पेशली इनडायरेक्टली हमने डॉलर का नाम नहीं लिखा है, बट हमने बता दिया है कि हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। क्योंकि देखो इस क्षेत्र में मौजूद जो कंट्रीज हैं, हम लोग देखो एक प्रकार से इस क्षेत्र में पावरफुल बनने पर फोकस कर रहे हैं, तो हम अपना सिक्का चलाएंगे, और जिसका सिक्का चलता है दम उसी का होता है। सुना हुआ है आपने। महासागर विजन फॉर ग्लोबल साउथ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने भी आपको थोड़ा सा लिखाया था, इसके बारे में सिर्फ सुन लो। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया महासागर, जो कि एक इनिशिएटिव है जो सागर विजन के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि ग्लोबल साउथ, यानी कि ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे। राइट, हम फोकस करेंगे कि वो कंट्री भी डेवलप हो, हम भी डेवलप हो। राइट, सिक्योरिटी पर हम फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। राइट, कंसेशनल फाइनेंसिंग यानी कि सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। इंडिया और मॉरिशियस जो है वो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बढ़ा रहे हैं। इंडिया ने कमिट किया कि वो मॉरिशियस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया जो है वो कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है, उसके कोस्ट लाइन से कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का वो जो नॉटिकल माइल्स है वो किस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत जो है वो बनाया गया, क्रिएट किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं दिया हूं आपको, तो इन दोनों के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये तभी समझ में आएंगे जब आपको इंटरनेशनल रिलेशंस ध्यान से पढ़ेंगे जब आप। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जीएस पेपर 2 में पढ़ाया था, इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आप जो है वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव पूरी तैयारी होती है, और ये सब जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। और अगर आप बताते हो कि करंट अफेयर्स के लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। इंडिया ने अनाउंस किया 487.6 करोड़ रुपीस डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि सॉफ्ट लोन हम उनको प्रोवाइड कराएंगे मॉरिशियस को। इंडिया बहुत सारी चीजों में मॉरिशस को हेल्प करेगा, सिक्योरिटी ट्रेनिंग में हेल्प करेगा, एक नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाएगा, हेल्थ सेंटर्स डेवलप करेगा, 20 कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स इंडियन फंडेड इनिशिएटिव के तहत लाए जाएंगे। इंडिया मॉरिशस जो है वो मतलब हम जो है वो मॉरिशस के लिए सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे मॉरिशस के साइंटिस्ट को। ठीक है। इंडियन स्पेस कोलैबोरेशन होगा जिसमें इसरो जो है वो सपोर्ट करेगा मॉरिशियस को। ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट भी हो गया, वो सॉफ्ट लोन वाली बात मैं आपको ऑलरेडी करवाई चुका हूँ। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी हेल्प करेंगे ट्रेडर्स वगैरह को, तो उससे भी काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है। हमारे इंडिपेंडेंस से पहले रिलेशन कैसे थे? तो पहला इंडियन सेटलर मॉरिशियस के अंदर गया था 1700 के समय पर, फ्रेंच कॉलोनियल रूल के समय पर। और ऑब्वियस ही बात है कि पुडुचेरी पे हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, मतलब पुडुचेरी से गया था काफी सारे काम करने के पर्पस के लिए, कारीगर थे ये लोग। फिर ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह भेजा था ना ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। और यहाँ पे तो फ्रांस की तरफ से गया था, तो क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया के अंदर थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, तो उनका अलग ही अपना इंटरेस्ट के लिए जो है वो काम चल रहा था बस। तो ये सब तो बेसिक से फैक्ट है। महात्मा गांधी जी ने 1901 में जो है वो विजिट किया और पॉलिटिकल और एजुकेशनल एम्पावरमेंट को इंस्पायर किया, यानी कि वहां के लोगों को बोला कि भाई आप राजनीतिक तौर पर जो है वो सशक्त बनो। तो वो सब चीजें थी। मॉरिशियस नेशनल डे 12 मार्च को मनाया जाता है, गांधी जी के दांडी मार्च की एनिवर्सरी के साथ एक कोइंसाइड करता है। फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन मॉरिशियस के साथ शुरू कर दिया। मॉरिशियस के इंडिपेंडेंस से पहले ही मॉरिशियस को 1968 में इंडिपेंडेंस मिली। पहले मॉरिटियन प्राइम मिनिस्टर, ये लिखना नहीं है ये सब चीजें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये पूरे फैक्ट्स बता दिए जाते हैं और भी डिटेल में, डेप्थ में। इंडिया मॉरिशस एक दूसरे के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो यार, ऑब्वियस ही बात है कि चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करना है तो मॉरिशस के साथ रिलेशन हमें अच्छे बनाने पड़ेंगे। फिर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वही चाइना को अगर देखें तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, गेटवे टू अफ्रीका। राइट, अफ्रीका तक पहुंचने के लिए हमारे लिए एक अच्छा आइलैंड देखने को मिलेगा। कोई समस्या होती है तो यहाँ पर हम लोग अगर इनके साथ रिलेशन अच्छे हैं तो हमें हेल्प भी मिल सकती है। एफडीआई इंडिया में जो है वो सिंगापुर के बाद मॉरिशस से आती है। लार्जेस्ट, मॉरिशस लार्जेस्ट
सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का इनटू इंडिया आफ्टर सिंगापुर। 70% मॉरिशियस की पॉपुलेशन जो है वो इंडियन ओरिजिन की है। तो आपस में कल्चरल रिलेशन हमारे काफी ज्यादा है। महाशिवरात्रि जैसे फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। ठीक है। इंडिया ने 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का डेवलपमेंट हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराई थी पिछले एक दशक में, 10 सालों में, मॉरिशियस को। मेजर इंडियन फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर मेट्रो एक्सप्रेस है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, स्पेशल हाउस प्रोजेक्ट्स है मॉरिशियस के अंदर। इंडिया मॉरिशियस की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सिक्योरिटी को जो है वो सपोर्ट करता है, नेवल पेट्रोलिंग के थ्रू, जॉइंट हाइड्रोलिक सर्वे के थ्रू, हाइड्रोग्राफिक सॉरी सर्वे के थ्रू। एक साइक्लोन आया था उस समय भी हमने मदद करी थी, ऑयल स्पिल हुआ था उस समय मदद करी थी, कोविड 19 में भी मदद करी थी हमने मॉरिशियस की। तो इंडिया से काफी बेनिफिट भी मिलता है मॉरिशियस को। ठीक है। देखो हम ट्रेन करते हैं उनके सिविल सर्वेंट्स को नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के थ्रू। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये पढ़ना आज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बस इतनी चीज जितनी मैंने आपको बताई वो ध्यान में रखिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसमें ये वाला फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। लिखो, किसके द्वारा रिलीज की जाती है? स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी के द्वारा रिलीज, टेक्नोलॉजी फर्म आईक्यू एयर के द्वारा रिलीज की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। इंडिया पांचवी मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है पूरे दुनिया भर में। सबसे दुखद वाली बात है ये हमारे लिए। पूरे दुनिया भर में पोल्यूशन के मामले में हम 5वें नंबर पर आते हैं। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले हम तीसरे नंबर पर थे 2023 में, अब हम 5वें नंबर पर चले गए, मतलब हल्का सा इंप्रूवमेंट तो हुआ है। मेघालय की बिरनी हाट मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है पूरे दुनिया भर में। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है वो मेघालय का बिरनी हाट है, याद रखना। और मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑब्वियसली दिल्ली। ये फैक्ट्स लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हालांकि 7% रिडक्शन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का देखने को मिला। 35% इंडियन सिटीज अभी भी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो लिमिट प्रोवाइड कराई है, रिकमेंडेड लिमिट, उससे ऊपर है हमारी 35% सिटीज। 1.5 मिलियन डेथ हर साल इंडिया में होती है, यानी कि 15 लाख लोग मरते हैं इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की पॉल्यूशन के कारण 5.2 ईयर्स कम हो गई है। एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ स्पैन में लगभग 5 साल कम जो है वो जी रहा है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। लिख लो, ये वाले फैक्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इंडिया की पोजीशन मैंने आपको बता दी। नेशनल एवरेज पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन का कितना है वो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, पूछेंगे नहीं आपसे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट जरूर जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये लिमिट जो है वो लिख लेना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले पूछा जा चुका है। ठीक है। अब ये 6 दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इंडिया के अंदर है। टॉप 10 में से 6 सिटी इंडिया के अंदर है। बिरनहाट बिरनीहाट तो मेघालय की सबसे टॉप पर है। फिर दिल्ली, मुल्लानपुर पंजाब में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा। एनसीआर रीजन में ही पूरी मेन हम लोग को देखने को मिल रही है। पॉल्यूशन का सोर्स क्या है मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं। गाड़ी से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, स्टबल बर्निंग, पराली को जो जला दिया जाता है। ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, 5.5 साल इंडिया के अंदर लोगों की एज कम हो रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। देखो बातचीत करने में भी कितना अच्छा लगेगा जब आप लोगों के साथ डिस्कस करोगे। लोग बोलते हैं ना कितना प्रदूषण हो गया, उसी भी जब आप बोलोगे कि आपको पता है कि इस प्रदूषण के कारण लोग जो है 5 साल उनकी एज जो है वो कम हो गई है एवरेज में। तो दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पर्सन। तो ये, और ये आपको रिवीजन हो रहा है आपका। आप सोचते हो हम किसी को बताएंगे नहीं हमारी नॉलेज। बेटा बोलते हैं ना, नॉलेज बताने से बढ़ती है, उसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप याद रखते हो उस चीज को बताकर, है ना। तो वो प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि अरे यार वो सर ने ये फैक्ट्स बताए, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, नहीं तो कोई और एग्जाम पास कर लेगा। ये सोचो ही मत बॉस। ये सोच लिया आपने तो
अपना खुद का नुकसान कर रहे हो आप। ट्राई टू शेयर इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल। व्हेन यू शेयर योर इन्फॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके परमानेंट मेमोरी के रिकॉर्ड में जो है वो बन जाती है। अब मैं इतने समय से लेक्चर्स जो है वो ले रहा हूँ, मुझे कैसे पॉइंट जो है वो याद रहते हैं, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ा रहा हूँ सेम चीजों को, याद रखवा रहा हूँ, खुद याद रखता हूँ, मल्टीपल चीजों से चीजों को कवर करता हूँ, सेम चीज जो होती है वो अलग अलग आर्टिकल्स में 10 बार पढ़ लेता हूँ, तो याद हो जाती है। गेम इज वेरी सिंपल, यू हैव टू रिकॉल, रिवाइज एंड शेयर। तो करो भाई, शेयर करो अपनी इंफॉर्मेशन। स्टडी ने जो है वो लिंक किया 1.5 मिलियन एनुअल डेथ, ये भी मैंने आपको लिखवा चुका हूं। आजकल देखो लोगों के अंदर हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, कैंसर क्यों हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्यों रही, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। बोलते जो व्यक्ति गुटखा तंबाकू जो है वो का सेवन नहीं कर रहा, उसके बावजूद उसको कैंसर हो रहा है। वाई? पल्यूटेंट्स इनटेक हो रहा है बॉडी के अंदर। ये लिख लेना भैया, 4 मोस्ट पल्यूटेड कंट्रीज 2024 में। छाट बांग्लादेश, पाकिस्तान, कॉन्गो। मात्र 12 कंट्रीज और टेरिटरीज हैं पूरे दुनिया भर में जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अंदर है, मतलब कि उनकी जो सेफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके अंदर है। 99% पूरे दुनिया भर का कि पॉल्यूशन जो है वो ऐसी हवा का इनटेक कर रही है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ लिमिट के बाहर है। इंडिया का पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, डेवलप कंट्री से भी ज्यादा है। तो चैलेंजेस जो है वो क्या है? तो चैलेंजेस सबसे बड़े यही हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने न्यूज देखी थी। क्या न्यूज थी यार वो? कि आ, पानी के अंदर, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, पानी में जो है वो पॉल्यूशन जो रिलीज हो रहा है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है लोगों में। कल ही पढ़ाया था ना मैंने इस टॉपिक को। वेस्ट वाटर जो रिलीज हो रहा है पानी के अंदर, उससे लोगों में कौन सी समस्या बढ़ रही है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। अब देखो, इस टॉपिक को और उस टॉपिक को आप डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। यस, दिस इज द गेम ऑफ करंट अफेयर्स। हमें ट्रांजिट करना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाना है। बट अभी पता है, मुझे लगता है सरकार को क्लैरिटी नहीं है कि हाइड्रोजन फ्यूल यूज करें, सीएनजी। सीएनजी तो यार मतलब मुझे लगता है कि सीएनजी का कोई फास्ट मेथड लाना पड़ेगा। सीएनजी यार 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी रहती है यार। मतलब मैं एक बार अभी बीच में दिल्ली गया था बाय रोड, तो मैंने देखा दिल्ली के जो सीएनजी पंप्स हैं उसमें 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन थी यार। मैंने कहा अब मैंने भी अपनी उसमें i20 में वो करवा रखी है, सीएनजी किट लगवाई है मैंने अलग से। तो अब मैंने फिर अवॉइड कर दिया, मैंने कहा छोड़ो यार। और दूसरा सीएनजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हालांकि अभी नई गाड़ियों में अच्छा है, मेरा भी एक फ्रेंड ने ग्रैंड विटारा ली है, तो वो मैंने चलाई थी सीएनजी वेरिएंट उसका। मतलब उसका अच्छा है, उसमें पावर पिकअप जो है वो अच्छा है। बाकी नॉर्मल जो बाहर से लगवा रहे हैं ना सीएनजी, तो उसका पावर पिकअप अच्छा नहीं है, क्योंकि हाईवे के हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 5वीं गियर पे गाड़ी है, 100 की स्पीड में चल रही है, और एकदम से आपको ओवरटेक जो है वो करना है, किसी को 100 से 120 में लेके आना है, और एकदम से कोई सामने आ जाए, तो आप ब्रेकिंग करोगे तो गाड़ी वापस उठती नहीं है। तो मुझे हाईवे में पेट्रोल ज्यादा पसंद जो है वो रहता है। बट मेरा क्वेश्चन ये, मतलब वो ये है, सजेशन ये है कि भाई सरकार को जो है वो जल्दी जल्दी एक्शन लेना जरूरी है और फास्ट मोड पर काम करना जरूरी है। इवन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो। मैं खुद परेशान हुआ था एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, आपको बता रहा है नेक्सॉन। नेक्सॉन से गया था, मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ी दुविधा वाली कहानी है कि अगर आपको या तो एक एक्स्ट्रा बैटरी की सुविधा दो, इमरजेंसी बैटरी, कि भाई जो हमेशा अपनी गाड़ी में रखी रहे, जैसे कि वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, टायर, स्टेपनी टायर लगा रहता है गाड़ी में, वैसी भाई एक एक्स्ट्रा बैटरी दो, कुछ कुछ तो दो ऐसा। ये जैसे हमारे घर पे सिलेंडर आता है कि अपन सिलेंडर रखवाते हैं, पुराना देते हैं, भरा हुआ अपन ले लेते हैं, तो ऐसी कुछ बैटरी वाला सिस्टम लेकर आओ, या सीएनजी वाला सिस्टम भी ऐसा कुछ लेकर आओ कि भाई तुरंत जो है फिट और तुरंत गाड़ी आगे बढ़े, निकले, पेमेंट किया और गाड़ी निकले। रेट टू रेट कर दो ना, सिलेंडर टू सिलेंडर कर दो, उसमें क्या दिक्कत है, और रेडी रहे हर जगह। फास्ट चीज बहुत जरूरी है, अगर इतना डीले होगा तो लोग जो है वो डीले वाले काम नहीं करेंगे। लोग जो है वो सोचेंगे कि छोड़ो रहने दो भाई। तो इफ यू वांट एन इनिशिएटिव जो सक्सेसफुल हो, तो वो लोगों के लिए आसान बनाना जरूरी है। ये होता है एक ब्यूरोक्रेट्स का दिमाग, और जो आप अपने मेंस में लिखेंगे।
सरकार कर रही है काफी कुछ चीजों पर, सरकार का फोकस हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। अब जो टॉपिक है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपसे प्रीलिम्स में रहे वो पूछा जा सकता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ये ऑल्टरनेटिव जो है वो ढूंढ रही हैं ट्रेडिशनल मटेरियल का, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर सकें। अब जैसे कि भट्टियों वाली जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, पकी हुई मिट्टी जो होती है, हम ईट ईट सॉरी मिट्टी नहीं, ईट। जो ईट का उपयोग जो होता है किसमें, ये कंस्ट्रक्शन में। तो ये बोल रहे हैं भाई वो 300 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है हर साल। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव हमें चाहिए, ये लिख लो भाई। एक तो ऐश ब्रिक होती है, आपको शायद याद हो, एक बार यूपीएससी ने ऐश ब्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है और काफी सारी स्टेट पीएससी में आ चुका है। अब पूछेंगे ये लोग माइसेलियम ईटों के बारे में। माइसेलियम ब्रिक ये लिख लो आप, माइसीलियम ब्रिक। तो ये पूरा लिख लो, किससे बनी होती है? फंगल स्पोर्स, हस्क, सॉडस्ट से बनी होती है। भूसी, चूरा, बीजाणुओं, फफूंद के बीजाणुओं से बनी होती है। तो ये बेसिकली एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है नॉर्मल ब्रिक्स के कंपैरिजन में। अब इसके बारे में लिखेंगे हम लोग, माइसीलियम ब्रिक्स के बारे में लिखते चलो। आप जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट जो है, एग्रीकल्चर में जो भूसा वगैरह आता है ना, ये जो आपने तीन चीजें लिखी इसके ब्रैकेट में लिख दो एग्रीकल्चर वेस्ट। जितना भी वेस्ट कृषि का, एग्रीकल्चर का है, उससे तैयार हो सकता है ये। और ये ब्रिक जो है वो, उसके काफी सारे एडवांटेज है, लिख लो भैया। माइसीलियम ब्रिक के एडवांटेज, सिर्फ एडवांटेज में बुलेट पॉइंट लिख लो। एनवायरमेंट के लिए अच्छी है, फायर रेजिस्टेंट है भैया, आग नहीं लगेगी, आग प्रतिरोधक है ये। थर्मल इंसुलेशन, इंसुलेशन मैंने आपको जो बताया था, कंडक्टर इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेशन इज अ कि जो इलेक्ट्रिसिटी फायर को रेजिस्ट करे। ठीक है। लाइट वेट, वर्सैलिटी, और ये थर्मल इंसुलेशन और ये फायर रेजिस्टेंस, ये जो प्रॉपर्टी है ना इसकी, ये बेसिकली काफी हेल्प करेगी बिल्डिंग को कूल रखने में भी, जो कि यहां पर लिखा नहीं है। फिर इनका लाइट वेट जो है वो अलाउ करेगा कि इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। तो ये इसके एडवांटेज है। इसका उपयोग आप बिल्डिंग्स और इन सब चीजों में कर सकते हो, वो तो आपको पता ही है। बट प्रॉब्लम्स भी हैं, चैलेंजेस, लिख लो चैलेंजेस। भार को उठाने की क्षमता इसमें कम है। यानी कि जो वेट कैरी कर सकती है अपने ऊपर, लाद सकती है जो ईट, वो ये नहीं कर पाएगी, ये बेसिकली टूट जाएगी। तो ये कमजोर है, आप ये लिख सकते हो, ये वीक है कंपेयर टू कन्वेंशनल ब्रिक। 2020 के रिव्यू में पाया गया कि स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो है वो इसका कम है। और ज्यादा अगर अच्छे से लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। सिंपल लिखना चाहो तो भी चलेगा, वीक। क्योंकि जितने अच्छे से आपकी कॉपी जो आप लिख रहे हो वो समझ में आ जाए चेक करने वाले को, तो आपका आंसर सही रहेगा। और कभी भूल के भी गलती मत करना। एकदम सोचते ना, पर थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, खतरनाक खतरनाक वर्ड्स यूज करेंगे कि लोगों को लगे अरे वाह यार क्या इंग्लिश आती है इसको। बेटा कॉपी फाड़ के फेंक देगा वो सामने वाला। आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि 8th क्लास का बच्चा भी अगर आपके आंसर को पढ़े तो उसको पूरी चीज समझ में आ जाए। ये दिमाग में रखो बस, दैट इज सिविल सर्विसेज। क्योंकि यू यू डोंट नो कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, आप तो बढ़िया अपने आंसर लिख रहे हो ऑक्सफोर्ड स्टाइल में, है, बट सामने वाला व्यक्ति जो है वो सरकारी स्कूल कॉलेज जो है पास करके उस पोजीशन पर बैठा हुआ है, और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, और उसको आप ऑक्सफोर्ड स्टाइल में अगर अपनी कॉपी दे दोगे, तो उसको तो गूगल करना पड़ेगा बार बार हर वर्ड के लिए, और वो गूगल करेगा तो परेशान होगा कि कितना टाइम लग रहा है मुझे इसकी कॉपी चेक करने में, तो मार्क्स नहीं देगा। तो द सिंपलेस्ट थिंग इज मेक थिंग्स इजी फॉर पीपल, देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट बेनिफिट। ये प्रिंसिपल हर चीज में अप्लाई होता है। आप लोगों के लिए चीजें आसान कर दोगे तो आपको सब लोग पसंद करेंगे, लोगों के लिए चीजें डिफिकल्ट करोगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ये लिख लो भाई आप, ये भी एक इशू है इसका। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर एज कंपेयर टू सिंथेटिक ऑल्टरनेटिव जो है हमारे पास। तो इसमें फंगल डीके हो सकता है ये, मतलब कि
ह्यूमिड क्लाइमेट जैसे इंडिया का क्लाइमेट है ना, तो उसमें इसमें मॉइस्चर लग जाएगा तो सड़ जाएगी ये। जैसे लकड़ियां नहीं सड़ जाती, हमें देखने को मिलता है कमजोर हो जाती है, फुफूंद लग जाती है, बोलते हैं ना, वही है ये। ऐसी ईंट हो जाएगी, और ईंट में अगर ऐसा हुआ तो बिल्डिंग गिर सकती है, तो ये नुकसान हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी, वही मैंने आपको बताया, नुकसान होगा तो ड्यूरेबिलिटी का कंसर्न कि लंबे समय तक के लिए ये सही नहीं है। तो आप इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो? अब आपका इस समय तक दिमाग क्या चलने लगा? देखो, हमें ऑल्टरनेटिव तो मिल गया, इसका यूज तो करना ही है हमें। तो आपका दिमाग चलना चाहिए ना कि इसको कहां पर अब आप यूज करोगे। ऐसे मटेरियल को, ऐसे मटेरियल को अब देखो, ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूं वो कहीं नहीं मिलेगी आपको लिखी हुई। ये चीज चलेगी आपका दिमाग, जो आपको बताएगा। तो मैं एक चीज बताता हूं, कुछ और अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना। जब भी कोई डिजास्टर प्रोन एरिया होता है ना, जहां पे आपको पता है कि कंफर्म है बाढ़ आनी है, कंफर्म है साइक्लोन्स एक्टिविटीज होनी है, कंफर्म है वॉल्केनिक, वॉल्केनिक छोड़ो, अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी होनी है, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी के आसपास तो आप घर वर नहीं कर सकते हो, क्योंकि भस्म हो जाओगे। ह्यूमंस कैसे रह पाएंगे? बट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक प्रोन एरिया में लोग रहते हैं, तो आप वहां पर ऐसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ना, जो बेसिकली टूट भी जाए तो उसको रिपेयर भी जल्दी कर सको आप। यस, कम ऑन, बोलो हाँ या ना। और ये सस्ता भी पड़ेगा, चीप ऑल्टरनेटिव। हालांकि इसमें लिखा है उन्होंने हाई कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है इसका, बट कंपैरेटिवली ये चीप होगा ना। भाई देखो, अगर हर 5 साल में कोई कोई ऐसा क्षेत्र है जो नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित हो रहा है, इन एवरी 5 ईयर्स, तो हर 5 साल में उसका कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ज्यादा ही होगा कंपैरेटिव टू दिस, है कि नहीं? तो ये, और पेस्ट, कीड़े मकोड़े भी इसमें लग सकते हैं, क्योंकि वही वो है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बना हुआ है। तो यही चीज है। तो सोल्यूशन जो है वो क्या है? तो रिसर्च की और आवश्यकता है, इसको ऐसा जो है वो तैयार करेंगे, ये थोड़ा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो, लंबे समय तक चल सके, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी के साथ इसको मिक्स करें हम लोग। राइट, बस यही चीज, और कुछ नहीं, कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करें। इंडिया की मैरीटाइम सेक्टर को हमें और बेहतर बनाना है, उससे रिलेटेड गाइस ये आर्टिकल है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किए हैं काफी सारे इनिशिएटिव्स, जिससे कि इंडिया के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जा सके। तो ये इनिशिएटिव के नाम लिख लो आप। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, सागर अंकलन, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, आकलन होगा ये, आकलन, अंकलन नहीं, आकलन। ठीक है, ये पूरे प्रोजेक्ट के नाम लिख लेना। भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम, मैत्री प्लेटफॉर्म, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। यूनियन बजट 2025-26 ने इंट्रोड्यूस किया है एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और पॉलिसी मेजर, जिससे कि मैरीटाइम सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके। इसमें ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लेकर आने की कोष लेकर आ रहा है, जिसका पैसा इस्तेमाल किया जाएगा मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए, समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए। शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम। तो अब ये एक एक स्कीम की यहां पर जो है बात हो रही है। तो ये मैं आज आपके लिए टास्क दे रहा हूं, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, जिनके पास पीडीएफ नहीं आ रही है स्क्रीनशॉट ले लो। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, सागर आकलन, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लेते जाओ स्क्रीनशॉट, भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम, मैत्री वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क कर लेना, ये स्टार मार्कर प्लेटफॉर्म है। ये नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये, और ये तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, इसके बारे में पढ़ो और इससे रिलेटेड नोट्स बनाओ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सभी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बॉस। ठीक है। इंडिया मैरीटाइम वीक कब से कब तक चलता है? मैरीटाइम विरासत, मैरीटाइम विकास की थीम के अंडर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पर हम लोग को फोकस करना है। और बाकी ये बेसिक चीजें, ये नहीं भी पढ़ो तो भी इट्स ओके। तो जितनी चीज मैंने आपको बोली है वो आज आप पढ़ो, उससे रिलेटेड नोट्स खुद से बनाओ। मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है, समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड ये आपका टास्क है। मैंने आपको वो दे दिया है पूरा का पूरा मटेरियल। और क्योंकि ये पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है स्कीम से रिलेटेड, क्योंकि ये पूरी जितनी भी स्कीम्स हैं ये समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, डेवलपमेंट के लिए बनाई गई हैं, तो आपको पूरी की पूरी ये स्कीम्स को लिखना पड़ेगा। मैंने इसलिए टास्क दिया बिकॉज आई वांट यू टू राइट डाउन
ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। अब ये नेक्स्ट टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम युवा 3.0। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। तो ये लिख दो, इसमें हम यंग ऑथर्स को ट्रेन करेंगे जिनकी उम्र 30 साल से कम की है। पहला पॉइंट तो ये लिख लो, जो लेखक होते हैं ना उनको ट्रेन करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ये बेसिकली इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट कर रहा है। बुक्स इस स्कीम के अंदर मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जाएंगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत। मल्टीपल लैंग्वेजेस में, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स लिख लो आप। मिशन अमृत सरोवर, मिशन अमृत सरोवर 2022 का मिशन। ऑब्जेक्टिव यही है कि 75 पॉन्ड हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिया में 75 पॉन्ड को रेजुविनेट करना, यानी कि उसको ठीक करना, सुधार लेकर आना तालाबों में। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं। डीएमडीसी एक ही होता है व्यक्ति, आपको पता होगा इसके बारे में, मैंने एकदम से चेंज किया तो आपको लगेगा कि अलग अलग होते हैं क्या, नहीं, सेम व्यक्ति होता है। अगर वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट की पोजीशन में आ जाते हैं। बट अगर आप रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं तो वो कलेक्टर की पोजीशन पर रहता है। ये सब चीजें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका आपको पढ़ना ही है। सभी लोगों को, जरूरी नहीं कि जिसका ऑप्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो पढ़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक आपका सब्जेक्ट है जो आपको कवर करना है आपकी की तैयारी के दौरान। उसकी अलग बुक आती है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक आती है। तो टोटल 17, 18, 19 किताबें होती हैं जिसको आपको पूरे अच्छे से कवर अप करना रहता है इस पूरी तैयारी में सिविल सर्विसेज की। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नोडल मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है, याद रखिएगा, मिशन अमृत सरोवर की। और मिशन इंप्लीमेंट होता है दूसरी स्कीम्स के साथ अलाइन करके, तो ये पूरी स्कीम है, ये भी लिख लेना। इंडियन रेलवेज ये इंटीग्रेट कर रहे हैं काफी सारे इनिशिएटिव वाटर बॉडीज को ठीक करने के लिए, जो रेलवे लाइंस के नजदीक में है, तो उसमें इंडियन रेलवेज भी सपोर्ट कर रहा है। अब देखो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर 100% देने पर फोकस करो। वैसे रोज यार मैं जो आपको रोज क्वेश्चन देता हूँ आप उसका आंसर लिखा करो यार। एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चंस का आंसर तो जरूर लिखा करो आप, कि एटलीस्ट रोज एक क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो रही है। बेवकूफ थोड़ा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, हम लोग मिलकर आपको ये पूरी चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, बिकॉज वी वांट यू कि आप जो है वो प्रैक्टिस करें भाई। तो जो फॉलो करेगा आगे वही बढ़ेगा। तो ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए दिए गए नंबर पर कॉल करके। तो चलिए अब मैं साइन ऑफ करूंगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, मेरा नाम है कमलाक्ष झा। जय श्री महाकाल।